प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कि मनु भंडारी जब बहुत छोटी थी, उनके पिता के पास जब राजनीतिक या राजनीति से संबंधित लोग, क्रांतिकारी लोग आते थे और जब मैं चाय पानी देने के लिए उनके पास जाती थी तो पिताजी मुझे अपने पास ही बिठा लेते थे और वहाँ बैठ कर के मैं सुनती थी, जानती थी कि देश में क्या हो रहा है। सन 1942 का जो आंदोलन था, उसके बाद तो वास्तव में आज़ादी की भावना सब में स्थायी घर बना लेती है और किस प्रकार से लोग आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहे थे, इन सब बातों की जानकारी मनु भंडारी को हुई। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें मैं सुनती थी, यानी मैं बहुत छोटी थी, इन सब बहसों को मैं सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखन के अहमियत से परिचित हुए मैं किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, यानी कै खे खे व्यंजन सीखे। 1 साल पहले ही ये कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई शीला अग्रवाल। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया, हमें साहित्य पढ़ाना शुरू किया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुनकर किताबें हमें देती थी। पढ़ी हुई किताबों पर वो बहसें करती थी, चर्चा करती थी, वाद विवाद करती थी। 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़ कर के, यानी प्रेमचंद के बारे में पढ़ाया उन्होंने, और उसके बाद जैनेन्द्र, आज्ञेय जी, यशपाल जी, भगवती चरण वर्मा, इन सब के बारे में हमें पढ़ाया। फिर तो ये साहित्य की दुनिया फैलती चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाली शैली ने बहुत ही आकृष्ट किया, मुझे प्रभावित किया, आकर्षित किया। जो उनका सुनीता उपन्यास है वो भी मनु भंडारी कह रही है हमें बहुत अच्छा लगा। आज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी, इसको भी पढ़ा जरूर, पर उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में वो नहीं आ पाया, यानी उतनी समझ मेरे अंदर नहीं थी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाई उसे। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप, जब मैंने आज्ञेय जी का ये उपन्यास पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। यानी शेखर एक जीवनी जो पहले मैं नहीं समझ पाई थी, अब मैंने उसे दोबारा पढ़ने का प्रयास किया, इस बार कुछ समझ के साथ। अब मैं इस बार पढ़ने पर कुछ उसके भावों को समझ पाई। ये शायद मूल्य के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक और अनैतिक, सही या गलत, बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। यानी मैं अब समझ पा रही थी क्या सही है और क्या गलत है। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा भी मैंने पढ़ा। शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी मैंने समझ लिया। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के भीतर बैठ करके देश की स्थितियों को जानने और समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव ही नहीं था।
प्रभात फेरियाँ निकल रही थी, हड़तालें हो रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे, भाषण दिए जा रहे थे। हर शहर का चरित्र ऐसा ही था, ऐसा ही हो रहा था। पूरे दमखम, शक्ति, ऊर्जा, जोश के साथ, जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। हर युवा इस समय यही चाह रहा था कि मैं भी स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति दूं, शामिल हूं, सहयोग करूं। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया, यानी मेरे रक्त को गर्म कर दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में, यानी शहर में भी इस तरह से आंदोलन हो रहे थे और अब घर में भी ऐसी बातें शुरू हो गई थी। पिताजी की आज़ादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच में उठूँ बैठूँ, जानूँ समझूँ। पिताजी ने यहीं तक आज़ादी दी थी कि केवल मैं जो घर पर आते हैं उनसे बातचीत कर सकती हूँ और देश में जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी ले सकती हूँ। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। यानी मुझे बाहर हड़ताल करना या नारे लगाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। जब रगों में लहू की जगह लावा बह रहा हो तो सारे निषेध, यानी सारी ये प्रतिबंध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से भी टक्कर लेने का जो सिलसिला जब शुरू हुआ, राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। यानी पिताजी घर के बाहर ऐसी स्थिति में नहीं जाने देना चाहते थे और मैं आज़ादी की लड़ाई में बाहर निकलकर और सहयोग, उन क्रांतिकारियों, उन लोगों का सहयोग करना चाहती थी। पिताजी को बहुत क्रोध आता था, लेकिन मैंने पिताजी से भी संघर्ष किया और इसके बाद मेरी शादी राजेंद्र से हुई। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा, यश प्राप्ति की लिप्सा यानी इच्छा, पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। पिताजी को भी ये इच्छा थी, ये उनकी कमजोरी थी कि यश प्राप्ति की इच्छा वो रखते थे। कुछ ऐसे काम करने चाहिए समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी, उनके क्रोध से मैं बची थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी तो आग बबूला हो गए, क्योंकि मैं इन गतिविधियों में जुड़ी हुई थी, लग गई थी। और कॉलेज से जब प्रिंसिपल का पत्र आ गया कि मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो पिताजी तो आग बबूला हो गए, उन्हें बहुत क्रोध आ गया। ये लड़की मुझे कहीं मुख दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। इस प्रकार से क्रोध में पिताजी कहने लगे। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। यानी लौट कर के पिताजी और कितना क्रोध करेंगे मेरे ऊपर, तो मैं डर कर के और पड़ोसी के यहाँ चली गई, वहाँ बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौट कर के बहुत कुछ गुबार जब निकल जाए, जब पिताजी का क्रोध शांत हो जाए आने के बाद, तब मुझे बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही है, चली चल, तो विश्वास ही नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम पर 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है,
प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़ करके बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकल करके मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहा यह तो पूरे देश की पुकार है। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुख दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए हैं कि ये तो पूरे देश की पुकार है। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में, प्रसन्न स्वर में पिताजी की यह बात, पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक यानी चुप होकर के सुनती रही। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर, लेकिन वास्तव में ये हकीकत थी कि पिताजी बहुत प्रसन्न थे। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज की मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था, और जो नहीं कर रहे थे छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग है, चौपड़ मुख्य बाज़ार का जो चौराहा है वहाँ पर इकट्ठा हो गया और फिर वहाँ भाषणबाजी हुई। इस बीच पिताजी एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें वो करवाती है, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बड़ा गुस्सा आ रहा था। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस प्रकार से पिताजी घर पर कहने लगे। इस सब से बेखबर, मुझे पता ही नहीं था। मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी ने एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी वहाँ पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं वास्तव में तुम पर बहुत गर्व करता हूँ। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। तुम कुछ ना कुछ बिल्कुल गंवा रहे हो, छोड़ रहे हो। और वे धुआंधार तारीफ करने चले, बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे अब गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने अब राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना इसके मूल में रहा होगा। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा थी, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता थी। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट है? ये दोनों बातें एक साथ संभव ही नहीं है। सन 1947
कि मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर के हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज ही बंद कर दी गई। हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश वहाँ निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी हुई, पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रशिक्षित खुशी के सामने ये खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मिली 15 अगस्त 1947 के रूप में कि आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, हम अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हो गए थे। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी खुशी थी। धन्यवाद।